हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज अपना जो राजस्थान जीके का जो टॉपिक है 2222 प्रश्नों की सीरीज का जो पार्ट संख्या 72 आज अपन पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ब्रह्मास्त्र प्रश्न रहने वाले एक बार फिर से, और कला संस्कृति पे थोड़ा आज ज्यादा जोर दिया गया है। डेली होती है ये क्लास 6 बजे। दोस्तों डेली ज्वाइन हो सकते हैं आप इस क्लास में। सुबह 9 बजे होती है क्लास, और 6 बजे भी, और रात्रि को 9 बजे। तो फिलहाल जो आपका टॉपिक होने वाला है, जो अपना पार्ट होने वाला 72 पार्ट होगा। और अपने कुल कितने पार्ट है? बोले सर 74 पार्ट है। तो भैया लास्ट तक पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न देने से पहले कल आपसे मैंने एक प्रश्न किया था कि 1857 क्रांति के समय शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां पर स्थित था, ये आपसे प्रश्न किया गया था। और जिसका राइट आंसर मेरे दोस्तों क्या था? इसका राइट आंसर आपका था कि भाई इस झुंझुनू हो जाएगा। राइट आंसर क्या था? झुंझुनू था। और दोस्तों झुंझुनू में कब स्थापना की गई थी? 1800 कब की गई थी? 35 में की गई। तो भैया ये आंसर था आपका राइट आंसर। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन था, लॉक कर देना इसको। और आज का पहला प्रश्न, खाकला कह सकते हो या फिर खागला भी कह सकते हो या फिर कुट्टी भी कह सकते हो या फिर तूतड़ा। क्षेत्रीय इस मतलब कि अलग अलग क्षेत्र के अनुसार क्षेत्रीय भाषाएं जो बोली जाती है ये अलग अलग शब्द हैं। खागला कोई अलग कहते हैं, कोई खाकला कहते हैं, कोई कुट्टी कहते हैं, कोई तूतड़ा कहते हैं। तो भैया ये पानी का मटका होता है, या फिर जो है पशुओं का गोबर होता है, या फिर पशुओं का सूखा चारा होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर भैया क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन को लॉक करें क्या? पशुओं का गोबर? नहीं साहब, पशुओं का चारा हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, पशुओं का चारा हो जाएगा। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ये दोस्तों खागला भी कह सकते हैं, या फिर कुट्टी भी कह सकते हैं, तूतड़ा भी कह सकते हैं। ठीक है, और पानी का मटका जो है ना मेरे दोस्तों, पानी के मटके को बेवड़ा कहा जाता है। क्या? बेवड़ा कहा जाता है, या फिर मटकी या फिर मटका भी कहते हैं ये वैसे। ठीक है, तो ध्यान रखना, पशुओं का सूखा चारा जो है ये हो जाएगा आपका खागला भी, खाकला भी, कुट्टी या फिर तूतड़ा। अच्छा, अगला है कि कुशाल माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुशाल माता का मंदिर आपसे पूछा है, कौन कौन बताएंगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे प्रश्न काफी जुड़े हुए आज। कुशाल माता का मंदिर जो है ना कहाँ पर स्थित है? पाली में है, भीलवाड़ा में, या फिर नागौर में, या फिर सवाई माधोपुर में। तो देखिए दोस्तों राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, भीलवाड़ा, बदनौर में स्थित है। दोस्तों बदनौर कहाँ पर है? बोले सर भीलवाड़ा में। तो ध्यान रखना, ये कुंभा द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। दोस्तों कुंभा द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है, माला पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि कुशाल माता को चामुंडा माता का दोस्तों कुशाल माता के मंदिर की बात करें तो कुंभा ने बनाया था, वैसे ये प्राचीन उससे भी पहले से यहाँ पर था। तो चामुंडा माता का अवतार माना जाता है कुशाल माता को। ठीक है, और यहाँ पर मेला भरता है मेरे दोस्तों भाद्रपद 11 से लेकर भाद्रपद अमावस्या तक, 11 से लेकर अमावस्या तक यहाँ पर मेला भरता है दोस्तों। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, धीरे से चुपके से देखेगा, निम्न में से असंगत आपको बताना है। ये क्या है? बोले सर ये लोकवाद्य है। तो ये चीजें ध्यान होनी चाहिए। पहले तो भैया लोकवाद्य अपन पढ़ के जा रहे, तो लोकवाद्य तो ध्यान ही होंगे। बपंग मतलब असंगत, या तंदूरा, या फिर मोरचंग, या फिर गुजरी। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर आपको ये देखना है कि इनमें से ये सुशीर वाद्य कौन सा है, और इनमें से तत्वाद्य कौन सा है, अवनद्य कौन सा है, इस प्रकार से ना घन कौन सा है। तो देखिएगा इनमें से असंगत देखिए दोस्तों, यहाँ पे बपंग जो है ना ये कैसा वाद्य? ये तत्वाद्य है। ठीक है, और तंदूरा कैसा है? तत्वाद्य है। तो भैया गुजरी भी तत्वाद्य है। मोरचंग कैसा वाद्य मेरे दोस्तों? ये सुशीर वाद्य है, सुशीर वाद्य। ठीक है ना, तो अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। ये बपंग, तंदूरा और गुजरी ये तारों से बजने वाले हैं। मोरचंग सुशीर वाद्य है। आगे बढ़े मेरे दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुराणों में किस देवी को कुशा क्षेत्र कहा गया है? पुराणों में कौन सी देवी को कुशा क्षेत्र कहा गया है मेरे दोस्तों? शीला माता को, या तनोट माता को, या दधिमती माता को, या फिर कुशाल माता को? राइट आंसर बता दीजिएगा, पुराणों में कौन सी देवी को कुशा क्षेत्र भी कहा गया? तो भैया राइट आंसर हो जाएगा आपका दधिमती माता। क्या हो जाएगा? दधिमती माता। जो भी भैया बहने दधिमती कहेंगे उनका ही सही आंसर होगा, बाकी का गलत। लेकिन ध्यान रखना आज से दधिमती माता का दोस्तों मंदिर है गोठ मांगलोद में। कहाँ पर है? गोठ मांगलोद। ये अजमेर और नागौर की सीमा पर, लेकिन है नागौर में है। ठीक है, नागौर में स्थित है दोस्तों दधिमती माता का मंदिर। अगर पूछा जाए कि इसकी शैली कैसी है, वैसे ये प्रतिहारों के समय बना हुआ है दोस्तों। मंदिर जो है ना प्रतिहारों के समय का है। मंदिर कब का है? प्रतिहारों के समय का। ओके सर, तो इसकी जो शैली है ना वो कैसी शैली
शैली है दोस्तों ये महामारू शैली में ये बना हुआ है। लेकिन अगर पूछा जाए शिखर जो है ना, इसका शिखर बना हुआ माता का मंदिर का शिखर, वो भैया नागरी शैली में बना हुआ है। तो थोड़ा सा अलग अलग डिफरेंट है। अगर पूछा जाए तो सारी शैलियों को मिक्स करके पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। अगला प्रश्न है, इनमें से सुमेलित क्या है? इनमें से सुमेलित क्या है? गाणेराव महल जो है सिरोही में है दोस्तों, दौलत खाना तलहटी महल बीकानेर है, और सूरसागर महल जैसलमेर है, और दोस्तों बुलानी महल जोधपुर है, देर का है। तो भैया इनमें से सुमेलित पूछा है, असुमेलित नहीं पूछा है, सुमेलित पूछा है, ठीक है। तो सुमेलित गाणेराव महल सिरोही में नहीं है, तो कहाँ पर है? बोला सर ये पाली में। हाँ बिल्कुल, गाणेराव महल जैन मंदिर है जहाँ पर, पाली में, बिल्कुल सही है। तो दौलत खाना तलहटी महल की बात करें तो दोस्तों देखिएगा बीकानेर नहीं होगा, है ना। दौलत खाना जो है ना, ये दौलत खाना तलहटी महल ये जोधपुर में, साहब बीकानेर में नहीं है। ओके सर, ये भी हो गया। और सूरसागर महल की बात करें मेरे दोस्तों, ये सूरसागर महल भी कहाँ पर है? बोले सर ये जोधपुर में है। तो भैया ये तो तीनों क्या थे? असुमेलित थे। तीनों क्या थे? असुमेलित थे। अपने सुमेलित किए। तो सुमेलित कौन सा था? बुलानी महल जो है ना, ये बिल्कुल सही है, जोधपुर में दोस्तों सुमेलित हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। 21 और 56 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 2222 की और बढ़ रहे हैं भैया जी, कितनी खुशी हो रही है होगी, है ना। तो चलिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मतदान प्रतिशत जो रहा था ना, वो कितना रहा था? और दोस्तों इस लोकसभा में जो कि दिसंबर में जिसका रिजल्ट आता, और दिसंबर में किसने शपथ ली थी? अशोक गहलोत जी ने शपथ ली थी, और ये तीसरे मुख्यमंत्री बने थे अपने कार्यकाल, अपने जीवन काल में, ठीक है सर। और 2019 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में मतदान प्रतिशत रहा था ना, वो 66.07 रहा था मेरे दोस्तों। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को? बोले सर डी ऑप्शन को हम तो लॉक करेंगे। बढ़िया सी बात है, अच्छी सी बात है। पाड़ा को आप भैंसा भी कह सकते हो। भैंसा जो है ना, किस लोक देवता का वाहन है दोस्तों, बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाड़ा कह सकते हो, जैसे भैंसा भी कह सकते हो। किस लोक देवता का वाहन है? हरिराम बाबा का, या फिर तेजा जी का, या फिर अड़बू जी का, या फिर लोकदेव बाबा का? देखिए दोस्तों, यहाँ पर हरि बाबा का वाहन का पता नहीं है फिलहाल, अभी तो कोई पता मैंने नहीं पढ़ा। तेजा जी की बात करें तो भाई घोड़ी है ना, घोड़ी का नाम है लीलन घोड़ी, है ना, लीलन है ना, लीलन श्रृंगार है, वही घोड़ी, ठीक है। और अड़बू जी की बात करें तो भैया अड़बू जी का वाहन आपको इससे पहले पता था क्या? सियार। क्या आपको इससे पहले वाहन पता था क्या? सियार। सर नहीं तो ध्यान रखना। और दोस्तों वाहनों की एक वीडियो मैं आपको अलग से दूंगा, जो कि एक शॉर्ट वीडियो दे दूंगा 1 मिनट की, ठीक है। उसमें सारे वाहन आपके लिए करवा लिए जाएंगे। अब दोस्तों शॉर्ट वीडियो पे थोड़ा ज़्यादा जोर देना होगा, क्योंकि वो आपकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी भाई बहनों के मैसेज भी आए थे। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, देव बाबा हो जाएगा राइट आंसर। देव बाबा का जो है ना, ये लोक देवता का वाहन है। देव बाबा लोक देवता का वाहन भैंसा या फिर पाड़ा कह सकते हो, वो है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या क्या है? बता दीजिएगा। राजस्थान में जो उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की जो संख्या है ना, वो क्या है? 34 है, 46 है, 50 है, या फिर 54 है? और दोस्तों वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? बोले सर जस्टिस जो है। हाँ बोलिए, आगे बताइएगा जस्टिस कौन है? आगे बताइएगा कौन है राजस्थान उच्च न्यायालय के अब न्यायाधीश, जो कि मुख्य न्यायाधीश? चलिए, ये तो आप बता ही देंगे। और दोस्तों यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की कुल संख्या जो है 50 है, 50 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो भैया जस्टिस जो भी भाई बहन बता रहे कि सर इंद्रजीत महंती है, बिल्कुल सही है सभी का राइट आंसर। ये तो आसान सा है। ये इन्होंने 6 अक्टूबर है ना, तो 6 अक्टूबर 2019 को जो है इन्होंने मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपना पद संभाला था। भैया आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न नदी से संबंधित है। बावड़ी गाँव कहाँ पर है? भैया ये बावड़ी गांव कहाँ पर है? से कौन सी नदी निकलती है? बावड़ी गांव टोंक में, और यहाँ से मारवाड़ी में कहवे नहीं के बावड़ी पूछ, मतलब कि ज़्यादा कोई होशियारी में होते उसे बोल देते हैं कि बावड़ी पूछ। तो ये भैया मारवाड़ी शब्द टोंक में कहाँ से चला गया? चलो, तो बावड़ी गांव जो है ना कि टोंक से कौन सी नदी निकलती है? तो भैया माशी नदी, या फिर घोड़ा पछाड़ नदी, या फिर मांगली नदी, या फिर डीले नदी? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन फिलहाल। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना, बावड़ी पूछ, तो ये एक मारवाड़ी शब्द है दोस्तों, राजस्थानी शब्द कह सकते हैं आप इसे, ठीक है ना। तो भैया बिल्कुल ध्यान रखना, और गांव भी है ये। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन तो हो ही जाएगा सही आंसर। क्या? डी ऑप्शन। अगर बात करें ढीले नदी की, तो भैया ये बनास में मिलती है। कहाँ पर मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है ये वाली ढीले नदी, ठीक है। तो ध्यान रखना। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ भी आपको बताऊँगा कि भाई जो ये घोड़ा पछाड़ नदी है ना, घोड़ा पछाड़
है ना, घोड़ा पछाड़। ये घोड़ा पछाड़ दोस्तों ये बूंदी की नदी है। कहाँ की है? बूंदी की नदी है घोड़ा पछाड़, ठीक है। और माशी की बात करूँ तो ये भैया ये अजमेर की नदी है, अजमेर में बहने वाली नदी है। और मांगली की बात करूँ तो भैया भीलवाड़ा की नदी है। और भीमलत जो जलप्रपात यहीं पे तो बना हुआ है ना, भीमलत जो जलप्रपात है ना, भीमलत जलप्रपात वो यहीं पर बना हुआ है, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ये चीज़ तो हो जाती है। और दोस्तों यही ढील नदी जो कि कल अपन ने पढ़ा था, और ये लो आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कल ही पढ़ा था। इसका आंसर आपको बताना है, क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा कि ढील नदी के किनारे किस सभ्यता का उत्खनन हुआ था, और ये आपको बताना जल्दी बताइएगा। तिलवाड़ा बाड़मेर दोस्तों, खेड़गढ़, खेड़पुर या फिर खेड़गढ़ जो कहा गया था, ये किसको कहा गया था? ये तिलवाड़ा को कहा गया प्राचीन नगर में। नगर की बात करें तो दोस्तों नगर जो है टोंक में है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर मालव सिक्के भी मिले हैं, ठीक है, और आहत सिक्के भी मिले दोस्तों। रेड हो जाएगा राइट आंसर, सी ऑप्शन। रेड को आप प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहते हैं वैसे। और ढील नदी के किनारे ये रेड सभ्यता में उत्खनन हुई है, और मालव जनपद की मुद्राएं यहाँ पर मिली है दोस्तों, ठीक है। और सामग्री जो है यहाँ पर लोह सामग्री का विशाल भंडार मिला है। और गुप्तकालीन सामग्री की बात करें, गुप्तकालीन सिक्कों के भंडार कहाँ पर? बयाना में मिले हैं दोस्तों। और बाकी अगर बात करें इसकी खुदाई की, तो खुदाई की भैया सबसे पहले तो की थी यहाँ पर दयाराम साहनी जी ने, दयाराम साहनी ने। उसके बाद की थी केदारनाथ ने। तो ये 1938 और 40 के मध्य की थी, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा सा क्वेश्चन है। और अगला प्रश्न है 21 और 61, आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देना दोस्तों कि संत रामचरण जी का जन्म किस परिवार में हुआ था, बता दीजिएगा। संत रामचरण जी का जन्म किस परिवार में हुआ था? जैन परिवार में, या हिंदू परिवार, या वैष्णव परिवार, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया संत रामचरण जी का जन्म जो है ना कौन से परिवार में हुआ था? जैन परिवार में हुआ था, ठीक है। कौन से? जैन परिवार में। इनके दोस्तों पिता की बात करें, इनके पिता का नाम था मुरलीधर जी। इनके पिता का नाम क्या था? मुरलीधर जी इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था कुंजी। इनके माता का नाम क्या था? कुंजी। और इन्हीं के बचपन का नाम, रामचरण जी के बचपन का नाम था रणजीत जी। क्या? रणजीत जी था। और इन्होंने अपने जो है ना अपना चरणदासी संप्रदाय चलाया था ना, इसकी मुख्य पीठ इनकी कहाँ पर है? बोले सर दिल्ली में है, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था मेरे दोस्तों देहला गांव अलवर में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी साहब। मैं तो ले चलूँ आगे। राजस्थान में भूमि शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? कई बार करवा चुका हूँ मेरे दोस्तों। राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा? राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर। आप कहेंगे सर ये भूमिज शैली क्या? ये जो है ना अपनी नागर शैली दोस्तों, नागर शैली की उपशैली है ये भूमिज। नागर शैली की उपशैली भूमिज है। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा शैली का सबसे पुराना मंदिर जो है ना वो सेवाड़ी मंदिर है। और सेवाड़ी मंदिर की बात की जाए तो ये मंदिर कहाँ पर है? बोले सर पाली में है। सेवाड़ी मंदिर कहाँ पर है मेरे दोस्तों? पाली में है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, सेवाड़ी मंदिर कैसे है? जैन मंदिर भी है। अगला प्रश्न है 21 और 63 आपकी स्क्रीन पे जरा सा ध्यान दे देना। देखिए दोस्तों कि अणख, सहगमन, सहारण, देखिए सहमरण है, और अनुमरण इत्यादि किससे संबंधित है? अणख हो गया, सहगमन हो गया, सहमरण हो गया और अनुमरण हो गया। तो इत्यादि किससे संबंधित है? राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा भैया सती प्रथा से संबंधित है। सती प्रथा से। सती प्रथा की बात करें, सती माता का सबसे विशाल मेला कहाँ पर भरता है? बोले सर झुंझुनू में भरता है। रानी सती का जिनका नाम था नारायणी देवी, है ना, नारायणी देवी। और उनको लोग श्रद्धा में दादी जी भी बोलते हैं, ठीक है। भाद्रपद में इसका मेला भरता है, इस मंदिर का विशाल मेला। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। लोधीसर का नाका किस नदी पर बना हुआ है? लोधीसर का नाका कौन सी नदी पर बना हुआ है? जाखम नदी, साबरमती, लूणी नदी या फिर माई नदी? दोस्तों ऐसी कौन सी नदी जो कि जिसका जो है ना औचित्य कह सकते हो या फिर महत्व राजस्थान में नहीं है बल्कि उसका उद्घाटन राजस्थान से होता है? ये साबरमती नदी है मेरे दोस्तों। साबरमती जो नदी है ना ये उदयपुर से निकल कर ये सिरोही से होती है, ये गुजरात में चली जाती है। लेकिन हमारे ये यहाँ पर लगभग 40 से 45 किलोमीटर के बीच में चल के 400 किलोमीटर लंबी चलती है। वहाँ पे गुजरात में इतनी लंबी चलती है वहाँ पर, लेकिन हमारे यहाँ पे 40 से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लूणी नहीं माही नदी हो जाएगा। लोधीसर नाका माही नदी पर है। जैसे आप दोस्तों राजस्थान की कांगो भी कह सकते हैं और राजस्थान की आदिवासियों की गंगा भी कह सकते हैं, ठीक है। आदिवासियों की नहर भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। तो भैया ये बिल्कुल अच्छा सा क्वेश्चन है।
और दक्षिण की गंगा भी आप इसे कह सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है ना ये लोधीसर का नाका कहाँ पर बना हुआ है, डूंगरपुर में बना हुआ है। और दोस्तों यू टर्न में आने वाली नदी ये माही नदी है, ऐसे आती है और ऐसे जाती है साहब। और सुजलाम सुफलाम क्रांति भी इसी से संबंधित है, माही नदी से संबंधित है। अगला प्रश्न है सरजूबाई और दयाबाई किसकी शिष्या थी, ये आपको बताना है। तो भैया राइट आंसर सरजूबाई और दयाबाई जो है ना ये दोनों शिष्या थी। किसकी शिष्या थी, संत धन्नाजी की, संत शिरोमणि मीराबाई की, संत रामचरण जी की या फिर संत माव जी की। तो भैया राइट आंसर आपको बताना है सरजूबाई और दयाबाई किसकी शिष्या थी। तो राइट आंसर संत रामचरण जी हो जाएगा। सी ऑप्शन को आप सब लॉक करेंगे। कौन से ऑप्शन को, सी ऑप्शन को, रामचरण जी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है। और दोस्तों रामचरण जी ने चरणदासी संप्रदाय की नींव डाली थी, जिन्होंने दिल्ली में इनकी प्रमुख पीठ भी है। दोस्तों ये सरजूबाई और दयाबाई ये दोनों इनकी शिष्या थी। सरजूबाई ने एक ग्रंथ लिखा था, सरजूबाई ने ग्रंथ लिखा था सहज प्रकाश लिखा था, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। और दयाबाई ने एक लिखा था दया प्रबोध, दया बोध लिख दीजिएगा, दया बोध इन्होंने लिखा था दयाबाई ने। और दोस्तों इन्होंने एक विनय मालिका भी लिखा था, विनय मालिका, यहाँ पर नहीं देखे ना तो लिख लेना, विनय मालिका लिखा था। तो भैया अच्छी सी बात है। और अगला प्रश्न है 2166 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र की स्थापना कब की गई। अब आपको ये पता होना चाहिए कि भाई कोटा सुपर थर्मल पावर संयंत्र कहाँ पर है। बोले सर ये कोटा में, बिल्कुल। तो इसका अब क्वेश्चन अगर बने तो कोटा तो बन नहीं सकता, ऐसा सेम तो आपको पता होगा। लेकिन सन का अगर पूछा जाए तो भाई कन्फ्यूजन जरूर होंगे। राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, 1978 में इसकी स्थापना होती है। इसकी क्षमता की बात करें ना, विद्युत क्षमता की, तो भैया 1240 मेगावाट विद्युत क्षमता है इस पावर संयंत्र की। तो भैया ये चीज़ ध्यान रखना। और किस पर आधारित है, कोयले पर आधारित है साहब। तो सुपर फास्ट है साहब। अगर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है निष्कलंकी अवतार किन को माना जाता है। निष्कलंकी अवतार किसको माना जाता है। संत माव जी को, संत धना जी को, संत चरणदास जी को, संत प्राणनाथ जी को। निष्कलंक संप्रदाय किन्होंने बनाया था, निष्कलंक संप्रदाय जो है ना संप्रदाय बनाया था मेरे दोस्तों संत माव जी ने। तो भैया निष्कलंकी अवतार माने जाते हैं, इन्हीं को माना जाता है। इनकी मुख्य पीठ की बात करें तो भैया साबला में है, साबला डूंगरपुर में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। बेणेश्वर धाम माना जाता है कि जो है वहीं पर इन्होंने जो पूजा और भगवान की पूजा और इन्होंने तपस्या की थी। और दोस्तों ये सब कुछ कहाँ पर है, ये डूंगरपुर में है। और इनकी वाणी क्या कहलाई थी, चौपड़ा कहलाई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सीताराम बदन सिंह, ये दोनों चित्रकार हुए। सीताराम और बदन सिंह कहाँ के चित्रकार हुए, कौन सी चित्रकला या फिर विद्यालय के कौन सी स्कूल के चित्रकार हुए दोस्तों। किशनगढ़ स्कूल के या फिर जोधपुर स्कूल के या फिर बीकानेर स्कूल के या फिर नाथद्वारा स्कूल के। सीताराम बदन सिंह चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो भैया यहाँ पे राइट आंसर किशनगढ़ हो जाएगा, किशनगढ़ी शैली है ना, किशनगढ़ी शैली जो कि नारी सौंदर्य पर आधारित है दोस्तों, नारी सौंदर्य पर आधारित है। अगर दोस्तों नारी सौंदर्य का अगर पूछा जाए तो 90% आपको ये देखना है कि वहाँ पर आपको इसी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किशनगढ़ी शैली का। दोस्तों एक यहाँ पर एक और हुए थे नानक राम जी, जिनका नाम क्या था, नानक राम जी। और नानक राम जी ने नागरीदास जो थे ना, सावंत सिंह, आपने कई बार आपको मैंने बताया था, तो किशनगढ़ के जो शासक थे उनको वैराग्य प्राप्त हुआ था। तो देखिए नागरीदास का जो छोटा भाई था बहादुर, है ना, बहादुर सिंह, और बहादुर सिंह के राज्यकाल में अनेकों चित्र बनाए थे इस नानक राम ने। तो नानक राम, सीताराम, बदन सिंह, ये तीनों कहाँ के, ये किशनगढ़ शैली से संबंधित है भैया। पांचना बांध कहाँ पर है और किसकी सहायता से बनाया गया। ओहो क्या बात है, क्वेश्चन क्या पूछा है। पांचना बांध जो है ना मेरे दोस्तों, ये पांचना बांध कहाँ है और किसकी सहायता से बना हुआ है। करौली ऑस्ट्रेलिया है, करौली में है और ऑस्ट्रेलिया की सहायता से, क्या सही है क्या। करौली में है और अमेरिका की सहायता से, सही है क्या। करौली और रूस की सहायता से सही है क्या, और करौली और जापान की सहायता से सही है क्या। कौन सा सही आंसर हो जाएगा ये आपको बताना है, जल्दी बता दीजिएगा। ये 5 नदियों को रोककर बनाया गया। कितनी नदियों को, 5 नदियों को। यहाँ पे नाम लिख दूं क्या, बिल्कुल सर लिख दीजिएगा। एक तो है भद्रावती, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, भद्रावती। दूसरे की बात करें तो बरखेड़ा अट्टा, बरखेड़ा, और तीसरी अट्टा, और चौथी जो है आपकी माछी, और 5वीं हो जाएगी भैंसावर। 5 नदियों को रोककर ये बांध बना, मिट्टी का बांध है दोस्तों, पांचना बांध है, और ये अमेरिका की सहायता से यहाँ पर स्थापित किया गया था। भैया बी ऑप्शन हो जाएगा लॉक, है ना, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे।
फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। हंस किस जिले का शुभंकर माना जाता है भैया जी? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, राइट आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। अब मैं आपसे सभी के पूछूं कि भाई हंस जो है ना किस जिले का शुभंकर माना जाता है। दोस्तों शुभंकर की एक क्लास वापस से ले आऊं क्या? शुभंकर वैसे मैं एक वीडियो में सारे करवा चुका हूं, फिर भी अगर इच्छा हो आप सभी की कि सर ले आना चाहिए शुभंकर की क्लास, तो आप कहें तो दोस्तों शुभंकर की क्लास ले आए क्या? जरूर बताइएगा मुझे ना। चलिए, तो हंस किस जिले का शुभंकर है? टोंक का या फिर बूंदी का या फिर पाली का या फिर कोटा का? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, टोंक हो जाएगा ए ऑप्शन। हंस किस जिले का शुभंकर है? तो टोंक का है दोस्तों। ठीक है, अब पाली का दोस्तों कौन सा है? पाली का तो भैया तेंदुआ है। पाली का क्या है? तेंदुआ है। और कोटा का उदबिलाव है दोस्तों, उदबिलाव है कोटा का। और अगर बूंदी का पूछा जाए तो बूंदी का है आपका सुरखाब पक्षी है ना, सुरखाब, जो सुरखाब पंखों वाला चे और सुंदर पंखों वाला सुरखाब। अच्छा दोस्तों टोंक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय अगर साहित्य की बात करें ना, भारतीय साहित्य में तो इस हंस को बड़ा विवेकी पक्षी माना जाता है, क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती का वाहन जो है ना, इसीलिए। तो भैया टोंक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, बीचामेड़ा की पहाड़ियों में से किस नदी का उद्गम स्थान है? इनमें से कौन सी नदी का उद्गम स्थान बीचामेड़ा की पहाड़ियों से है? दोस्तों बीचामेड़ी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? ऋषभदेव में है, ऋषभदेव में है बीचामेड़ा की पहाड़ियाँ। तो भैया ये ऋषभदेव कहाँ पर है? उदयपुर में, सबको पता है। तो यहाँ से किस नदी का उद्गम होता है दोस्तों? राइट आंसर होगा सोम नदी का। सोम नदी जो है ना मेरे दोस्तों, ये उदयपुर और डूंगरपुर दोनों में चल के जो है माई की ये क्या है? सहायक नदी है। और जाखम की बात करें दोस्तों, जाखम जो है ना, यहाँ पे तो ए ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। जाखम की बात करें तो जाखम जो है ना ये छोटी सादड़ी से निकलती है दोस्तों। छोटी सादड़ी जो कि कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में, यहाँ से निकलती है दोस्तों। और अगर सूकड़ी की बात करें कि भाई इसका उद्गम पाली से है, और बांडी की बात करें तो ये भी उद्गम पाली से। तो दोस्तों ये चीज़ें ध्यान रखना, सूकड़ी और बांडी जो है ना ये किससे संबंधित है? ये इससे किससे? लूणी से। ओके साहब। अगर अगला प्रश्न पूछा जाए 2172 में पूछा क्या जा रहा है कि कमला और इलायची किस शैली की महान चित्रकार हुई थी? कमला और इलायची जो है ना किस शैली की महान चित्रकार हुई थी? देखिएगा, अलवर शैली या जोधपुर शैली या फिर मेवाड़ शैली या नाथद्वारा शैली। दोस्तों इस शैली की बात करें ना, वो ये शैली है जहाँ पर सुंदरता का अभाव है। मृग जैसी खंजन छवि वाली आंखें भी है, लेकिन यहाँ पर सुंदरता का अभाव है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। कमला और इलायची किस शैली की महान चित्रकार हुई थी? नाथद्वारा शैली की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दे रहा हूँ। भैया क्या हो गया? चलो देखिएगा 2173 आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान देना। 2173 में झांझ किस नृत्य में बजाया जाता है? बता दीजिएगा। राइट आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। झांझ जो है किस नृत्य में बजाया जाता है? कच्ची घोड़ी में, गरबा नृत्य में, होली नृत्य में या फिर गौर नृत्य में? क्या हो जाएगा? बोलेंगे, मुझे पता है कि आप अभी सभी ए ही बताएंगे। झांझ जो है ना किस नृत्य में बजाया जाता है? कच्ची घोड़ी में। अब ये कच्ची घोड़ी कहाँ का नृत्य दोस्तों? शेखावाटी क्षेत्र का है। ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र का है। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, और अगर बात करें कि भाई इसमें मंजीरे का भी प्रयोग लिया जाता है, मंजीरे का प्रयोग भी लिया जाता है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। और बाकी ये जो है ना, ये झांझ कैसा यंत्र है? ये घन वाद्य है दोस्तों। कैसा है? घन वाद्य। ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, इनमें से असुमिलित आपको बताना है। क्वेश्चन बड़ा शानदार है और असुमिलित भी आपको बताना है। देखिएगा क्या होगा कि इनमें से असुमिलित, यहाँ इस प्रकार, इस साइड में कला संस्थान है और इस साइड में जिला देर का है। आज नाम से जो कला संस्थान है ये उदयपुर में है क्या? टखमन 28 के नाम से जो उदयपुर में है क्या? क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जो है जयपुर में है क्या? और पैग नाम से जो कला संस्थान जोधपुर में है क्या? कौन सा होगा राइट आंसर? देखिए दोस्तों असुमिलित पूछा है, तो आज उदयपुर में है, टखमन 28 उदयपुर में है और क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप जयपुर में है। बिल्कुल है। तो भैया ये पैग जो है ना ये जोधपुर में नहीं है, तो कहाँ पर? ये जयपुर में। पैग जो है ना ये कहाँ पर है? ये जयपुर में। मेरे दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयपुर शैली की विशेषता में भिन्न क्या है? जयपुर शैली की विशेषता में भिन्न जो है ना वो क्या है? प्रमुख पक्षी की बात करें, यहाँ पर प्रमुख पक्षी की बात, पशु पक्षी की बात करें, घोड़ा और मोर सही है क्या? और प्रमुख वृक्ष की बात करें, यहाँ का आम बताया सही है क्या? और प्रमुख रंग की बात करें, हरा रंग सही है क्या? या फिर इनमें से कोई नहीं? भिन्न विशेषता कौन सी है दोस्तों? भिन्न है,
इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं होगा, इन तीनों में से बता दीजिएगा, क्योंकि भिन्न जरूर है इन तीनों में से। और दोस्तों जो भिन्न है ना वो है आम, इसका नहीं है, जितना कि पीपल का हमें उल्लेख ज़्यादा मिलता है और वट वृक्ष का भी चित्रण अधिक मिलता है। वट वृक्ष और पीपल, दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखना आम नहीं होगा। प्रमुख पशु पक्षी घोड़ा और मोर है, प्रमुख रंग हरा है और वृक्ष जो है पीपल और वट वृक्ष है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, थम्स अप सभी के लिए, बिल्कुल अगर आपने सही किया है तो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जाम्बू जी का मूल नाम क्या था बता दीजिएगा। जाम्बू जी का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है। रणजीत था, राम सिंह था, धनराज था या फिर रामकृष्ण था। देखिए दोस्तों रणजीत, देखिए जाम्बू जी का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर बताना है आपको। जल्दी से बता दीजिएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, देखिएगा। सही जवाब होगा सी ऑप्शन धनराज। अब इनके जन्म की बात करें, पीपासर में इनका जन्म होता है। पीपासर कहाँ पर बोले सर, नागौर में है। इनका जन्म कौन से सन में होता है, 1451 में। विक्रम संवत की बात करें तो 57 और ऐड कर लीजिएगा भैया जी, ठीक है। और दोस्तों अगर बात करें कि भाई हिंदू वर्ष में कब जन्म हुआ था, तो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम लोहट जी, इनके पिताजी का नाम है लोहट जी। और इनकी माताजी का नाम दोस्तों हंसा देवी है। क्या है, हंसा देवी इनकी माताजी का नाम था। और इनको गूला गुंगला भी कहते हैं, क्या, गैला गुंगला, सॉरी गैला गैला गुंगा भी इनको कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भाई जो नरसिंह मेहता की हुंडी किसकी रचना है, ये आपको बताना है। नरसिंह मेहता की हुंडी नाम से जो है ना ये रचना है, और किसकी रचना है ये आपसे पूछा जा रहा है। धन्ना जी की, कबीर की, सूरदास की या मीराबाई की। आसान क्वेश्चन है। नरसिंह मेहता की हुंडी किसकी रचना है, तो दोस्तों सूरदास की नहीं होगा, तो किसकी हो जाएगा, मीराबाई की हो जाएगा। नरसिंह मेहता की हुंडी जो है ना मीराबाई की रचना है। ये दोस्तों मीराबाई की और भी रचना है, जैसे रुक्मणी मंगल भी है, रुक्मणी मंगल भी है, टीका गोविंद भी है, टीका गोविंद भी है दोस्तों, टीका गोविंद भी है। और अगर बात करें कि भैया पदावलिया है ना, पदावलिया भी किसकी प्रसिद्ध है, पदावलिया भी मीरा की प्रसिद्ध है। तो यह पदावलिया, टीकारा गोविंद, रुक्मणी मिंगल, ठीक है, मंगल रुक्मणी मंगल है, और नरसिंह मेहता की हुंडी ये मीराबाई के द्वारा ही रचित है दोस्तों। ध्यान रखना, अच्छा सा क्वेश्चन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। और देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्य के पहले एवं एकमात्र राज प्रमुख कौन बने थे, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है, जल्दी बताइएगा। राज्य के पहले और एकमात्र राज प्रमुख जो बने थे ना वो कौन बने थे, राज प्रमुख पूछा है, ठीक है। गुरुमुख निहाल सिंह है, या फिर महाराजा मान सिंह प्रथम होगा, या महाराजा भोपाल सिंह होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा राइट आंसर बता दीजिएगा। गुरुमुख निहाल सिंह की बात करें, ये प्रथम क्या थे मेरे दोस्तों, ये प्रथम राज्यपाल थे, राजस्थान के राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल सिंह। महाराजा मान सिंह प्रथम का पूछा है ना यहाँ पे, महाराजा मान सिंह प्रथम, काफ़ी भाई बहन यहाँ पे बी ऑप्शन बताएंगे, और जबकि जिनको पता है वो डी बताएंगे। तो दोस्तों महाराजा मान सिंह प्रथम ये अकबर के समय हुए थे, ठीक है ना। तो ये कब से बन गए राज्यपाल, उस समय राज्यपाल का पद था क्या, चलो ये अकबर के समय के थे दोस्तों। और आप सबको पता है ये कछवा शासक थे, और इन्होंने ही है जो हल्दीघाटी युद्ध में सेनापतित्व की भूमिका निभाई थी अकबर के लिए। चलो, और महाराणा भोपाल सिंह भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि मान सिंह द्वितीय हो जाएगा। मान सिंह द्वितीय होगा मेरे दोस्तों, प्रथम नहीं होगा, द्वितीय हो जाएगा। और ये मान सिंह द्वितीय 30 मार्च 1949 को बने थे, ठीक है। चलो सर आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने 1 नवंबर 1956 तक कार्य भी किया था, और 1 नवंबर से ये बन गए थे कौन, पहले राज्यपाल बन गए थे अपने गुरुमुख निहाल सिंह। अगला प्रश्न 2179 आपकी स्क्रीन पे देखिए, जरा ध्यान देना। 2179 राणा सांगा की पुत्री पद्मावत या फिर उत्तम देव से विवाह किस मारवाड़ शासक ने था। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ, है ना, पहले भी दे चुका हूँ। तो राणा सांगा की पुत्री थी जिसका नाम था पद्मावती, और उत्तम देव से विवाह किस मारवाड़ शासक ने किया था, राव गांगा ने, राव जोधा ने, राव सूजा ने, राव मालदेव ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन, राव गांगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, राव गांगा हो जाएगा। और उत्तम देव ने जोधपुर में, उत्तम देव कह लो या फिर पद्मावती कह लो, ठीक है, पद्मावती कह लो। इसने क्या किया था दोस्तों, पद्मावती ने इसने पद्मसर तालाब बनाया था जोधपुर में, पद्मसर तालाब जोधपुर में बनाया था। ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन है। और गांगा की दोस्तों, इस गांगा की मृत्यु कैसे हुई थी,
ऐसा माना जाता है कि मालदेव ने झरोके से धक्का देकर गिरा कर हत्या की थी इनकी, और इनकी हत्या हो गई थी 1532 में इनकी मृत्यु हो गई थी, और उस समय मालदेव जो है यहाँ के शासक बने थे। तो भैया ये चीज़ आप ध्यान रखना, मारवाड़ का पितरंता मालदेव को ही कहते हैं। अगला प्रश्न है लास्ट 21 और 80, राजस्थान में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ये दोस्तों आपको आंसर देना है, क्या हो जाएगा? राज्य में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, या फिर बांसवाड़ा, या फिर जयपुर है, या फिर अलवर है? राइट आंसर, राज्य में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन जिला कौन सा है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, या फिर जयपुर है, या फिर अलवर है? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा, क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा को अपन लॉक करेंगे दोस्तों, बांसवाड़ा को, बी ऑप्शन को, राज्य में न्यूनतम दुग्ध उत्पादन। और सर्वाधिक की बात करें कहाँ पर है? सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन होता है मेरे दोस्तों जयपुर में, उसके बाद नंबर आता है श्री गंगानगर का, उसके बाद नंबर आता है बीकानेर का। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी दोस्तों, बी ऑप्शन फिलहाल जाएगा राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है। आज की क्लास दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और थोड़े बहुत टफ क्वेश्चन भी थे आज, है ना? तो उम्मीद ऐसी करूंगा कि आपको क्लास बड़ी शानदार लगी होगी। लास्ट क्वेश्चन है सीरीज नंबर 72 का, भक्त शिरोमणि मीराबाई के माता का नाम क्या था? पिता का नाम सबको पता है, पति का नाम सबको पता है, अब माता का नाम बताना है। बोले सर माता का नाम बताएंगे जरूर, है ना? ऐसा ही बोलेंगे, बिल्कुल बताना है दोस्तों। बाहर आके कमेंट सेक्शन मुझे पता चले कि आपने क्लास देखी या नहीं देखी, कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा, है ना? तो चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी भाई और सभी बहनों का, दिल से आभार, दिल से धन्यवाद। और इसी प्रकार आपकी अपनी क्लासेस के साथ बने रहिएगा। सैल्यूट है आप सभी को कि आप लोग जो है धैर्य के साथ पढ़ रहे हैं भैया, काफ़ी आगे काफ़ी निकल गए, लेकिन आपका जवाब नहीं है साहब, है ना? तो चलिए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। एक ये वाला हो तो दे देना, है ना? लाइक का कह रहा हूँ, अगर लाइक हो सके तो दे देना, नहीं तो कोई बात को नहीं। ठीक है, चलो धन्यवाद।